Hello friends, welcome to our English YouTube channel, our English Classroom. आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस एलिमेंट्स की बात की थी। आपने उसे बहुत अच्छा सराहा है, लाइक किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। आगे भी करते रहिए। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, काफ़ी एजुकेशनल, आपके लिए यूज़फुल होंगे वो। आज हम भाषा की बिल्कुल शुरुआत, बारीक चीज़ की बात करते हैं कि ज़िंदगी भर हम इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जिन चीज़ों को बार बार उन चीज़ें आती रहती है और उनके बारे में हम कंफ्यूज होते रहते हैं, उन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, तो मैं बिल्कुल शुरू से ये लेसन आपका शुरू कर रहा हूँ। और मैं बात करना चाहता हूँ, किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? कोई भी भाषा है, विश्व की जो भी भाषा है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो है उसकी साउंड, ध्वनि। तो साउंड, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे इंसान है ना, सारे सबकी भाषाएं कहाँ से शुरू हो रही है? ध्वनि से। जब आप बोलते हैं, हमारे मुंह से फेफड़े हवा थ्रो करते हैं, एयर को थ्रो करते हैं हमारे लंग्स, देन वो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हुए मुंह से जब बाहर आती है तो वो साउंड से। लेकिन हम उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो साउंड्स मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल साउंड्स है। यस, तो साउंड से किसी भी भाषा की शुरुआत होती है। और हम साउंड्स की बात, अगर जैसे मान लिया जाए घंटी बजी, उसमें से ध्वनि निकलती है। यस, कबूतर बोला, वो कुछ ना कुछ उसने ध्वनि निकाली। मोर बोला, ध्वनि निकली। बिल्ली बोली, ध्वनि निकली। तो हमने कबूतर की ध्वनि को क्या कहा? गुटरगु। हमने इसे क्या दे दिए? साउंड को। साउंड की बात की अगर हम आते हैं इकाई पे, तो दैट इज लैटर। ओके, the oral form of any language, the oral unit of any language, भाषा का जो मौखिक रूप है वो क्या है? ध्वनि। लेकिन भाषा को जब आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना होगा पेपर पे, उसको लिखना पड़ेगा, तो हमें ज़रूरत पड़ती है लेटर्स की। तो फ्रॉम साउंड्स वी मूव अहेड टू लेटर्स। अब ये लेटर्स हैं। जब आपने कहा गू ट र गू, जब आपने कहा टन टन, तो ट न, आपने इनको क्या दे दिया? ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया, एंड दैट इज लेटर्स। अब हम बात करें इंग्लिश में लेटर्स की, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड उन 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज नॉन एज इंग्लिश अल्फाबेट, एंड दे आर फ्रॉम A to Z. We have 26 letters. अब इसमें देखिए आप, हमने बचपन में काफ़ी पढ़ा है कि ये जो 26 लेटर्स है, उनमें से हम कुछ को कहते हैं वावल्स एंड कुछ को कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वावल लेटर्स आर देयर? वी हैव 5 वावल लेटर्स एंड वी से A, E, I, O, U. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स आर देयर? तो rest 21 are consonant letters. So in all we have 26 letters in English alphabet. Okay, fine. लेकिन ये जो 5 स्वर अक्षर जिन्हें हम मानते हैं, वो एक्चुअल में साउंड्स के आधार पर वाउल्स नहीं है। क्योंकि वाउल जब अपन कहते हैं तो हमेशा साउंड के आधार पे होते हैं, ध्वनि के आधार पे होते हैं। अब इस ए लेटर की बात देखिए आप। ए, जब आपने कहा बनान, तो यहां पर ए का क्या साउंड है? अ। यहां पे ए का क्या साउंड है? आ। फाइन। जब आपने कहा VILLAGE, यहां पर ए की साउंड क्या है? हम कहते हैं इसे विलेज, बट एक्चुअली में यहां पर प्रोनाउंसिएशन होता है इसका विलेज। तो इसकी साउंड क्या हो गई? यहां ई साउंड हुई। फाइन। अब ए की डिफरेंट साउंड, यहां पे अ है, यहां आ है, यहां ई है। आगे हम शब्द लिखें वाटर, प्रोनाउंसिएशन क्या है? बचपन में इसे हम वाटर वाटर कहा करते थे, पर एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? वाटर, यानी ओ साउंड है। यहां अ, आ, ई, ओ। फाइन। तो लेटर, सिंगल लेटर ए इज प्रोड्यूसिंग 1 2 3 4 डिफरेंट साउंड्स। अब आप देखिए कि एक ही अक्षर 4 अलग ध्वनियां दे रहा है। तो 5 जो वावल लेटर्स है, इनमें से हम साउंड्स की बात करें
तो ये 5 वावल लेटर्स प्रोड्यूस 20 साउंड्स। हाउ मेनी? 20 साउंड्स। और 21 जो व्यंजन अक्षर है उनमें से निकलती है 24 साउंड्स। सो इन ऑल इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे 44 साउंड्स की हम बात करते हैं। अक्षर कितने हैं? 26 लेटर्स है, बट साउंड्स कितनी है? 44 साउंड्स है। अब 44 साउंड्स कब बात करेंगे हम? अक्षर तो हो गए BANANA, दैट इज लेटर। बी लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है, एल लेटर है। बट साउंड की हम बात करें तो इसमें से क्या क्या साउंड निकल रही है? ब एक साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, फिर अ एक साउंड है, फिर न एक साउंड है, फिर आ नेक्स्ट साउंड है, फिर न एंड देन अ नेक्स्ट साउंड है। ओके, सो दीज आर साउंड्स एंड दीज आर लेटर्स। लेकिन हम बात करें यदि साउंड और लेटर के साथ में, साउंड और लेटर की अगर साथ में हम बात करें तो अब ये BANA बनाना क्या बना? तो हम साउंड सबसे छोटी इकाई भाषा का मौखिक रूप, उसके आगे चले भाषा का लिखित रूप, तो हमें लेटर्स की जरूरत पड़ती है। एंड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 लेटर्स। आउट ऑफ देम वी नो देम एज वावल्स एंड consonants. How many vowel letters are there? There are 5 vowel letters and 21 consonant letters, but out of those 5 vowel letters we have 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. In all, if we talk about English language, there are 44 sounds. Okay, अब ये 44 sounds को हम एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। जब हम साउंड का स्टडी करते हैं तो दैट टॉपिक इज नॉन एज फोनेटिक्स। तो हम साउंड की डिटेल स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। एक नेक्स्ट हम वीडियो लेसन लेके आएंगे जिसमें हम फोनेटिक्स की बात करेंगे। तो हम अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं किससे? साउंड के बाद लेटर, लेटर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास? एक और नेक्स्ट इकाई, नेक्स्ट यूनिट आती है एंड दैट यूनिट इज नॉन एज वर्ड्स, शब्द। तो ध्वनि, ध्वनि से हम आगे बढ़े तो लेटर्स यानी कि हमारे पास अक्षर या वर्ण की हमने बात की। ओके, देन हम नेक्स्ट मूव अहेड करें, आगे बढ़े तो हमारे पास आते हैं शब्द, वर्ड्स। किसे कहते हैं? वर्ड्स क्या होते हैं? अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हम कई बार मैं देखता हूँ बच्चों को, इवन बड़ों को भी, तो वो ABCD इनको वर्ड मानते हैं, इनको शब्द मानते हैं, ए को शब्द मानते हैं। बट BAC ये अक्षर है, लेटर्स है, दे आर नॉट वर्ड्स। शब्द की बात करें तो शब्द किसे कहेंगे? शब्द कहेंगे हम ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग। अक्षरों या वर्णों का वो समूह जो अर्थ दे। ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग, दैट इज नॉन एज वर्ड। ओके, अब शब्द कैसे हुआ? हमने जब लिखा ABCD ये अक्षर हैं। अब इन अक्षरों का ग्रुप, जैसे अब ABCD को एक साथ लिख लें हम, तो क्या ये शब्द हो गया? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप है, मीनिंग इनका कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जब मीनिंग निकलेगा इनका तब हम कहेंगे कि ये क्या है? वर्ड है। अब मीनिंग कैसे निकलेगा? जैसे हमने लिखा आई, क्या मीनिंग निकलता है इसका? मैं, दिस इज अ वर्ड, सिंगल लेटर वर्ड। हमने लिखा ए, क्या मीनिंग निकलेगा इसका? एक, दिस इज अ वर्ड, सिंगल लेटर वर्ड। हमने गो कहा, मीनिंग निकला इसका। हमने बॉय कहा, मीनिंग निकला इसका। गर्ल मीनिंग है, स्कूल मीनिंगफुल है। तो जब ये मीनिंगफुल है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जब मीनिंगफुल है तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ड्स कहलाएंगे। सो दीज आर वर्ड्स, दीज आर लेटर्स। अब इस वर्ड में कितने लेटर है? सिंगल लेटर है। इसमें कितने लेटर है? सिंगल लेटर है। इसमें 2 लेटर्स है, इसमें 3 लेटर्स है, इसमें 4 लेटर्स है, एंड इसमें 6 लेटर्स है। सो दीज आर वर्ड्स। किसे कहेंगे वर्ड्स? ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग, दीज आर नॉन एज वर्ड्स। ओके, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड, साउंड में भी एक छोटी इकाई होती है जिसे फाउनिम कहते हैं, उसके बारे में हम फोनेटिक्स में बात करेंगे। अभी हम भाषा की शुरुआत जिससे सब कुछ हर कोई वाकिफ हो जाए उन चीज़ों की बात करें तो पहले साउंड्स, फिर लेटर्स एंड देन फिर
वर्ड्स की तरफ आते हैं। वर्ड्स को के बारे में अगर हम बात करें, तीसरी इकाई वर्ड के बारे में, तो वर्ड क्लासेस की बात की जाती है। वर्ड के बारे में वर्ड क्लासेस की बात की जाती है। वर्ड क्लासेस कैसे? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं? वर्ड क्लासेस। किसी वाक्य में आए प्रत्येक शब्द की जो अपनी पहचान होती है उसे हम वर्ड क्लासेस में पढ़ते हैं। और वो वर्ड क्लासेस क्या क्या कहलाती है? नाउन, pronoun, adjective, verb, then adverb, then preposition, then conjunction and interjection. These are 8 parts of speech और 8 word classes. एक्चुअल में डिटर्मिनर एंड आर्टिकल को भी वर्ड क्लासेस में काउंट किया जाता है, बट यहाँ पर हम बेसिकली जो ग्रामर में जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाती है उन्हें ही हमने लिखा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. These all are the categories of words and these are known as word classes और parts of speech. ओके, इसके बारे में जो हम टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें हम बात करेंगे, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी वर्ड क्लासेस को। आगे बढ़ते हैं, साउंड, लेटर और वर्ड से हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो चीज आती है वो है फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। अब वर्ड से आगे बढ़े, फ्रेज वाक्यांश क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। एंड फ्रेज क्या होगी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है। जैसे आप कहते हैं स्कूल आ रहे हो क्या, तो बच्चे ने कहा जस्ट अ मिनट। वेयर इज योर मॉम? इन द किचन। तो ये जस्ट अ मिनट, इन द किचन, ये क्या कहलाएगी? दीज आर फ्रेजेस। अब यहां पर 1 2 3 देयर आर 3 वर्ड्स, 1 2 3 देयर आर 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा, किसी सेंटेंस का एक पार्ट होगा। इसे क्या कहते हैं? हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेज जैसे हमने लिखा द बॉय इज क्राइंग वेरी बिटरली। द बॉय इज क्राइंग वेरी बिटरली। अब यहां पे हम फ्रेज की बात करें, सब्जेक्ट के रूप में आया द बॉय, वर्ब के रूप में आया इज क्राइंग और एडवर्ब के रूप में आया वेरी बिटरली। वी हैव 3 फ्रेजेस हियर। द बॉय एक फ्रेज है, इज क्राइंग एक फ्रेज है, वेरी बिटरली एक फ्रेज है। अब फ्रेज कैसे बनी? देखिए, आप जब आप कहोगे, सिर्फ कहोगे बॉय, इट मीन्स वो वर्ड है, लेकिन उसके साथ आपने कहा द बॉय, एक से ज्यादा शब्द हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये फ्रेज हो गई। अब फ्रेज क्यों हुई? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? एक आर्टिकल और एक नाउन है, ना यहाँ पे वर्ब है, ना इसका कोई सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। दिस इज नोन एज नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए, अकेली अगर वर्ब होती है, जैसे गो है, तो वो वर्ड कहलाएगा। लेकिन जब आप कहोगे इज क्राइंग, यहाँ पे 2 वर्ड्स है, वो 2 वर्ड्स मिलके क्या बन रहे हैं? एक फ्रेज बन रही है। ये वाक्यांश हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे ये वर्ब फ्रेज है, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है। थर्ड वन, वेरी बिटरली। जब एक अकेला शब्द होगा बिटरली, द बॉय इज क्राइंग बिटरली, वो एडवर्ब है, वो सिर्फ एक शब्द है। लेकिन जब आपने कहा वेरी बिटरली, एक से ज्यादा शब्द हो गए, एक ही कैटेगरी में है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, वेरी बिटरली, ये एडवर्ब फ्रेज है। फाइन। तो अब हम फ्रेज की बात करें तो हमारे पास में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहेंगे जिसका
अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं होती है, वो सिर्फ मीनिंग तो कन्वे करता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है, वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, इसे हम कहेंगे फ्रेज। ओके, अब फ्रेज को यहाँ पर मैंने क्या क्या कहा, हमने कहा कौन कौन सी प्रकार की फ्रेजेस होती है। देर आर वी नो देम एज नाउन फ्रेज, जो नाउन का काम करे। सेकंड, एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करे। ओके, थर्ड वन वर्ब फ्रेज, जो वर्ब का काम करे। एंड फोर्थ वन एडवर्ब फ्रेज, जो एडवर्ब का काम करे। एडवर्ब मीन्स जो वर्ब को मॉडिफाई करे, क्रिया विशेषण। एंड फिफ्थ इज नॉन एज प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन जिसका हेड वर्ड हो और उसके साथ जो शब्दों का समूह बने उसे कहेंगे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास में 5 प्रकार की अलग अलग प्रकार की फ्रेजेस हो गई, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हम देखो किसी सेंटेंस में या भाषा में हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, साउंड। उससे आगे बढ़े हमारे पास क्या हो गए, लेटर्स A to Z। देन वी मूव अहेड, सो वी हैव वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स हो गए। वर्ड्स के बाद आगे बढ़े हमारे पास क्या आ गई, फ्रेज। फ्रेज किसे कहेंगे, शब्दों का एक समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब नहीं है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, मीनिंग दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, फ्रेज हो गया। अब फ्रेज में हमने सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया उस सेंटेंस में। अब हमारे पास में 5 प्रकार की फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इसके बारे में हम फ्रेज का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम फ्रेजेस को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। लेकिन एक और एग्जांपल के द्वारा हमें आपको ये फ्रेजेस के बारे में कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास 5 फ्रेजेस हैं। जब एक सेंटेंस आपके सामने है, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे मैन सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट के रूप में, इज सिंगल वर्ड है वर्ब के रूप में, मॉर्टल सिंगल वर्ड है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी फ्रेज नहीं है। लेकिन जब ने आपने कहा एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग the road with his wife, an old man is crossing the road with his wife। जब आपने ये कहा तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास फ्रेजेस है। अब आप जान चुके होंगे कि फ्रेज कैसे कहेंगे। जब आपने कहा मैन, सिंगल वर्ड है, फ्रेज नहीं है, वो वर्ड है। लेकिन जब आप मैन के साथ में क्या जुड़ गया, एन ओल्ड, सब्जेक्ट के रूप में पूरा कौन आएगा, एन ओल्ड मैन, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, फ्रेज। कौन सी फ्रेज, सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, नाउन, तो ये नाउन फ्रेज है। ओके, सब्जेक्ट का काम कर रही, जो नाउन का काम करे वो नाउन फ्रेज। फिर आप देखिए इज क्रॉसिंग, यहाँ पे सिंगल वर्ब थी, यहाँ पर 2 वर्ब्स एक साथ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब जब मिली तो वो क्या कहलाएगी, वर्ब फ्रेज। तो दिस इज नॉन एज नाउन फ्रेज, दिस इज नॉन एज वर्ब फ्रेज। देन क्रॉसिंग द रोड, ओके, किसको क्रॉस कर रहे हैं, रोड को क्रॉस कर रहे हैं। यहां पे भी मेन वर्ड क्या है, रोड, यानी कि नाउन है, ये भी कहलाएगी आपकी नाउन फ्रेज। विद हिज वाइफ, अब विद हिज वाइफ के शुरू में कौन है, एक प्रेपोजिशन है, दैट्स वाई दिस इज नॉन एज प्रेपोजिशनल फ्रेज। फाइन, तो हम फ्रेजेस को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छे से डिटेल में इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फ्रेजेस के बारे में अभी आपको थोड़ा सा उल्लेखित किया गया, यहाँ पे संकेत किया गया है। ठीक है, अब फ्रेज से आगे बढ़े। एक बार आपको फ्रेज में समझ में आ गई, कहाँ पहुंच चुके हैं, क्लोज। और क्लोज का मीनिंग क्या है, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य वो होता है जिसका ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस
which has its subject and finite verb but it does not have or give complete meaning. जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी फाइनाइट वर्ब है, तो क्लोज क्या है? जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसे कहते हैं क्लोज. अब कैसे होगा ये क्लोज? जैसे although he has worked very hard, or you can say although he has worked very hard, हालांकि उसने बहुत मेहनत की है. अब इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट है, हैज़ वर्कड वर्ब है, लेकिन क्या आपको अधूरा लग रहा है या पूरा लग रहा है वाक्य? हालांकि उसने मेहनत की, हालांकि उसने बहुत मेहनत की. इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस? नो. अब उसका एक आपके पास में एक पार्ट तो है सेंटेंस का, लेकिन दूसरे पार्ट की अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. हालांकि उसने मेहनत की, तो क्या हुआ? लेकिन क्या परिणाम क्या निकला? है ना, काम तो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? He could not go through. He could not get through. हालांकि उसने मेहनत तो की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका. He could not get through. तो यहाँ पर दो क्लोजेज हो गए. Although he has worked very hard. दूसरा he could not get through. तो worked very hard, worked finite verb, इसकी finite verb could not get, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब, अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब है, अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब है, लेकिन ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस मेन क्लोज पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज क्लोज 1 एंड दिस इज क्लोज 2. ओके, क्लोज 1 आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्लोज 2 आपका मेन क्लोज है. तो क्लोज क्या हो गया? उपवाक्य, यानी ये वाक्य नहीं है, वाक्य का अंग है, वाक्य का भाग है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये. ओके, सो क्लोज को हमने सेंटेंस एलिमेंट्स में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी हमने क्लोज की बात की. वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लोज एंड सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने बात की. उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए दो कोऑर्डिनेट क्लोजेस और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए दो एक सबऑर्डिनेट क्लोज और एक आपने मेन क्लोज की बात की वहाँ पर. ठीक है, क्लोज से हम आगे बढ़े तो उससे बड़ी जो इकाई हमारे पास में आती है. अब क्लोज के बारे में एक बार देख लीजिए आप कि क्लोज कौन कौन से क्लोजेज जाने जाते हैं. क्लोज को भी हम जिस तरह से नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज की बात की, वैसे हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्लोजेज जो हैं, वो क्लोजेज अपने पास में नाउन क्लोज, सेकंड एडजेक्टिव क्लोज, थर्ड एडवर्ब क्लोज. ये 3 टाइप्स ऑफ क्लोजेस हम बात करते हैं. सबऑर्डिनेट क्लोजेस जब होंगे, वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस आपके क्या होंगे? या तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज है, या वो एडजेक्टिव क्लोज है, या वो एडवर्ब क्लोज है. नाउन क्लोज जो नाउन का काम करे, एडजेक्टिव क्लोज जो एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब क्लोज जो एडवर्ब का काम करे. कैसे? नाउन क्लोज को आप देखिए, दैट ही इज अ thief is known to all. That he is a thief is known to all. यहाँ पर देखिए, he is a thief सब्जेक्ट वर्ब, is known वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हिडन है, it इसका सब्जेक्ट है, it is known to all. ओके, 2 क्लोजेज हो गए. अब यहाँ पर एक मेन क्लोज है, is known to all एक मेन क्लोज है. इसका सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? ये है दैट ही इज अ थीफ.
जिस क्लोज के शुरू में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आए वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज एक नाउन क्लोज है। कैसे हुआ नाउन क्लोज? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है क्या? व्हाट इज नॉन टू ऑल? जो व्हाट का आंसर दे वो नाउन क्लोज है। हमेशा कभी भी नाउन क्लोज को आपको आइडेंटिफाई करना है। आस्क क्वेश्चन विद व्हाट टू द वर्ब ऑफ मेन क्लोज, आंसर मिले वो आपका नाउन क्लोज है। दैट ही इज अ थीफ एक नाउन क्लोज हो गया क्योंकि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फाइन। अब एडजेक्टिव क्लोज देखिए जिसके साथ आपके रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं। एडजेक्टिव क्लोज है आई नो द बॉय हु हैज वन द गोल्ड मेडल। मैं उस बच्चे को जानता हूं जिसने गोल्ड मेडल जीता है। आई नो द बॉय, उस लड़के को जानता हूं। कौन लड़का? कैसा लड़का? हु हैज वन द गोल्ड मेडल। तो हु सब्जेक्ट हो गया, हैज वन वर्ब हो गई, ये क्लोज हो गया। आई नो सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लोज हो गया, पूरा सेंटेंस है। लेकिन यहां पर देखिए ये सेकंड वाला जो क्लोज है एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ये पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन हु हैज वन द गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता है, जिसने किसने, तो क्या है ना, अधूरा है ये आपका। क्योंकि ये अब हु हैज वन द गोल्ड मेडल किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो बॉय को नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। दिस इज एन एडजेक्टिव क्लोज। फाइन। क्लोज के बाद की हम आगे वाली यूनिट की बात करें तो हमारे पास है सेंटेंस। ठीक है, हमने यात्रा शुरू की साउंड से, साउंड के बाद लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लोज, एंड क्लोज के बाद हमारे पास क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमने पहले भी पिछले टॉपिक में बात की थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? उसका करेक्ट वर्ड ऑर्डर हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड ऑर्डर में हो, एंड गिविंग कंप्लीट मीनिंग, जिसका संपूर्ण अर्थ निकले, अर्थ के लिए वो कहीं पे भी किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज नॉन एज अ सेंटेंस। इसलिए सेंटेंस के एंड में जब आपने देखा होगा किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, किसी सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, तो ये जब साइन लग रहे हैं इसका मतलब वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब कोमा लग रहा है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ओके, लेकिन जब फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब वो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कभी किसी वर्ड के साथ भी लग सकता है, लेकिन कम से कम ये दोनों सिंबल तभी लगेंगे जब वो एक सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस की बात करें, द मैन इज कॉलिंग यू, द मैन सब्जेक्ट, इज कॉलिंग वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसके एंड में फुल स्टॉप लग रहा है। आदमी तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। करेक्ट वर्ड ऑर्डर कैसे? पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। करेक्ट वर्ड ऑर्डर है बेसिक सेंटेंस पैटर्न में। सेंटेंस है ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पे ही एंड आई सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट है, जैसा कि हमने सेंटेंस एलिमेंट्स में देखा है। ये भी एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग रहा है। इफ आई वर अ बर्ड, एक पार्ट हो गया, आई वुड फ्लाई हाई दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे दो क्लोजेस है, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, लेकिन दो क्लोज मिलकर पीछे फुल स्टॉप लग गया, पूरा एक मीनिंग। अगर मैं पक्षी होता तो मैं ऊंचा उड़ता आसमान में, लेकिन नहीं है, मत उड़ना, गिर जाएंगे। इसलिए इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, करेक्ट वर्ड ऑर्डर है, दो क्लोजेस मिलकर एक सेंटेंस बना रहा है। क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे हमने कहा हाउ आर यू, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस, आप कैसे हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है, और हाउ एडजेक्टिव को पूछा जा रहा है, ये एक सेंटेंस है। यस, व्हेन हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बन सकता है, डू यू नो, यस, ये क्वेश्चन है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक सेंटेंस है। फाइन, तो सेंटेंस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड गिविंग कंप्लीट मीनिंग, दैट इज नॉन एज अ सेंटेंस। तो हमारी यात्रा शुरू हुई साउंड से, हमने सबसे बड़ी इकाई पे रुक गए हैं, और वो है सेंटेंस। ओके, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो साउंड, और साउंड में भी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फोनिम, उसको हम फोनेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे लेटर्स, हमारे पास कितने लेटर्स है? अगर रिकैप करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हो गए, और उन ग्रुप ऑफ लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स को हम, टाइप ऑफ वर्ड्स को हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। फिर से आगे बढ़े,
तो क्या आती है अपने पास फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, और हमने इसमें क्या देखा? नाउन फ्रेज, दूसरी एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरी वर्ब फ्रेज, चौथी एडवर्ब फ्रेज एंड पांचवी प्रेपोजिशनल फ्रेज। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट क्लोज। क्लोज एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, वो दूसरे क्लोज पर डिपेंड करता है, इसलिए वो क्लोज है, वो सेंटेंस नहीं है। कुछ लोग क्लोज को ही सेंटेंस समझ लेते हैं, लेकिन सेंटेंस उससे बड़ी इकाई है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, ये आपके पास सेंटेंस है। ठीक है, सो हमने आज यहाँ पर भाषा की आरंभिक कुछ चीज़ों की बात